सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन स्टार्ट करने वाले हैं। और वैसे मैं इस टॉपिक पे पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। 1 से लेके 5 या 4 तक एफोरिज्म के वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, बट वो पूरे डिटेल्ड वीडियोस हैं। उनके अंदर मैंने एक एक चीज़ समझाई है। बट ये जो वीडियोज़ होंगे, ये वीडियोज़ सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे और इनके अंदर हम बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं हर एक एफोरिज्म के अंदर, उनके बारे में बस। अगर आपको पूरी डिटेल देखनी है तो उसके लिए मुझे और वीडियोस भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनॉन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझने के लिए बहुत ही डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। वैसे तो ये बहुत ही आसान है। ये बेसिकली वो डायरेक्शंस हैं जो डॉक्टर हैनेमैन ने हमें दी हैं एज अ फिजिशियन, जो हमें यूज़ करनी है इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। बट ऑर्गेनॉन के जो भी चीज़ें हैं, उनके जो डीप मीनिंग्स हैं, जो डॉक्टर हैनेमैन के हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं, उनको समझने के लिए थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इन वीडियोस में मैं सिर्फ इनके एफोरिज्म के बेसिक जो मतलब हैं, जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, उनकी बात करूँगा। आगे वाले जो वीडियोस होंगे या फिर जो मैं डेडिकेटेड किसी एफोरिज्म्स पे वीडियोस बनाऊँगा, उनके अंदर हम पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे कि इस एफोरिज्म का हम हिस्टोरिकल रेफरेंस कैसे लेंगे। मतलब कि जो भी हिस्टोरिकल रेफरेंस की बात होगी या फिर और दूसरे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स कैसे आप ऑर्गेनॉन से रिलेट करके पढ़ सकते हो, इन सब की बात डिटेल वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तो इसी नोट के साथ शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना एफोरिज्म 1 से लेके 4 में एम ऑफ द फिजिशियन दे रखा है। आप यहाँ पे भी देखोगे ब्लैक कलर में लिखा हुआ है एफोरिज्म 1 to 4 रिगार्डिंग फिजिशियन। मैंने सोचा है कि बुक से ही आपको पढ़ाना सही रहेगा, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि आरी डजन ठीक से समझ नहीं आती। तो इसमें आपको एक ओवरव्यू मैं दे दूंगा, तो उसके बाद आप जब खुद से रीड करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो देखो, सबसे पहले ना एम ऑफ द फिजिशियन की बात की गई है एफोरिज्म 1 से एफोरिज्म 4 तक के बीच में, कि फिजिशियन को क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है, या फिर उसकी ड्यूटी क्या है। तो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के आगे ये जो ए लिखा है ना, इसका मतलब है कि हमें अपेंडिक्स में देखना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो एफोरिज्म 1 के आगे ए लिखा है, इसका मतलब भी सेम है कि हमें अपेंडिक्स में देखना है कि इस एफोरिज्म के बारे में अपेंडिक्स में क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट एफोरिज्म में दो चीज़ें हैं। देखो, एक है एफोरिज्म जो कि मेन एफोरिज्म है, और दूसरा उसका फुटनोट है। ठीक है, अब ये जो फुटनोट है ना, इसमें और एफोरिज्म में एक सिमिलैरिटी है। इसके अंदर बताया हुआ है कि क्या करना चाहिए फिजिशियन को, व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन, और इसके अंदर बताया है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारी ड्यूटी नहीं है। और इसके अंदर थ्योरेटिक मेडिसिन की बात की है, ऊपर फिजिशियन के एम के बारे में बताया है। तो फिजिशियन का हाई एंड ओनली मिशन है इज़ टू रीस्टोर द सिक टू हेल्थ, मतलब कि हमें सिक पर्सन को रिस्टोर करना है हेल्थ में, टू क्योर एज इट इज़ टर्म्ड, मतलब उनको क्योर करना है जैसा कि डॉक्टर हैनेमैन ने बताया है। अब क्योर होता कैसा है, इसकी बात उन्होंने मटीरिया मेडिका प्योरा में चाइना ड्रग के अंदर की है। तो आप इससे क्योर की डेफिनेशन यहाँ से आप देख सकते हो। वैसे मैंने जो एफोरिज्म 1 का डिटेल वीडियो बना रखा है, उसके अंदर भी मैंने क्योर की डेफिनेशन की बात की है। ठीक है, तो ये तो था कि फिजिशियन का मिशन क्या होना चाहिए, मतलब कि उसका मिशन होना चाहिए टू क्योर द पेशेंट। ठीक है, टू क्योर, ये उसका हाई एंड ओनली मिशन है। अब क्या उसका मिशन नहीं है, तो देखो आप एफोरिज्म की स्टार्टिंग ही ऐसे हुई है, हिज मिशन इज नॉट, मतलब क्या उसका मिशन नहीं है। हाउएवर टू कंस्ट्रक्ट सो कॉल्ड सिस्टम्स, मतलब हमें कोई सिस्टम्स नहीं बनाने, बाय इंटरवीविंग एम्प्टी स्पेकुलेशंस एंड हाइपोथेसिस, मतलब कि हमें पेशेंट को ये नहीं बताना कि आपकी बॉडी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये वाला ऑर्गेनिज्म इस वाले पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। मतलब कि जो भी थ्योरीज हैं, जो भी थ्योरेटिकल मेडिसिन वाली चीज़ें हैं, मतलब कि जो हमें पता होनी चाहिए सब कुछ। डॉक्टर हैनेमैन ने एक भी बार ये नहीं कहा कि हमें पता नहीं होना चाहिए, बट उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ ऐसे सिस्टम नहीं बनाने कि हम सिर्फ पेशेंट को ये समझा रहे हैं कि हो क्या रहा है उसकी बॉडी में। देखो, आप आगे पढ़ोगे, कंसर्निंग द इंटरनल एसेंशियल नेचर ऑफ द वाइटल प्रोसेसेस एंड मोड इन विच डिजीज ओरिजिनेट इन द इनविजिबल इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो उन्होंने कहा है कि ये सब करने में ही बहुत सारे फिजिशियंस अपनी सारी एनर्जी और टाइम लगा देते हैं। ठीक है, और हमें भी ये भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा कि आपकी बॉडी में ये प्रोसेस ऐसे हो रहा है, ये डिजीज़ ये वाले ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहे हैं, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर हैनेमैन यहाँ पे मना करते हैं कि इन अनइंटेलिजिबल वर्ड्स एंड इन्फ्लेटेड एब्स्ट्रैक्ट मोड ऑफ एक्सप्रेशन, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बताना चीज़ों को, वो सब नहीं करना है।
हमें क्या करना है, हमें बेसिकली क्योर करना है। इसमें उन्होंने कहा है नाउ इट्स हाई टाइम दैट ऑल हु कॉल देमसेल्फ फिजिशियन, अब वो समय आ चुका है कि जो लोग भी खुद को फिजिशियन कहते हैं वो सफरिंग मैनकाइंड, मतलब कि जो लोग जो बीमार हैं, जो पेशेंट हैं, उनको डिसीव मतलब उनको धोखा देना रोक के, और सिर्फ बोलने से या उनको दिखाने से कुछ नहीं होगा, आपको उनकी रियली में हेल्प करनी पड़ेगी टू क्योर। मतलब कि अगर हमें पेशेंट को सही में उसका कुछ अच्छा करना है, कुछ भला करना है, तो हमें उसको क्योर करना पड़ेगा। ये डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म 1 के फुटनोट में कहा है कि थ्योरेटिकल मेडिसिन को छोड़ के, मतलब थ्योरीज को छोड़ के हमें क्योर की तरफ बढ़ना होगा। ठीक है, तो ये था एफोरिज्म 1 का छोटा सा एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं एफोरिज्म 2 पे। तो एफोरिज्म 2 पे देखो तो द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। मतलब उन्होंने कहा है कि जो हाईएस्ट आइडियल है क्योर का, मतलब क्योर होना कैसा चाहिए, तो वो है रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। अब आप देखोगे ना, ये इस एफोरिज्म का फर्स्ट पार्ट है। आप देखोगे तो ये इस एफोरिज्म का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद तो ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ एफोरिज्म है ना, ये एक्यूट डिजीज की बात करता है, एक्यूट डिजीज की बात करता है फर्स्ट पार्ट ऑफ एफोरिज्म। जबकि जो सेकेंड पार्ट है, और रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे ऑन ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स। तो ये सेकेंड पार्ट है। ऊपर हम एक्यूट डिजीज के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, नीचे हम क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। बट अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ आपको इतना समझना है कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर सेकेंड एफोरिज्म में दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा भी इससे बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं जो मैंने अपने लॉन्ग वीडियो में बता रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बट अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर क्या है, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। अब यहाँ पे देखो, शॉर्टेस्ट का भी मतलब है, मोस्ट रिलायबल का भी मतलब है। मोस्ट रिलायबल का मतलब है कि ड्रग प्रूविंग, मतलब जब हम हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे ड्रग प्रूविंग करते हैं तो हमें पता रहता है कि मेडिसिन का एक्शन क्या होगा, तो हम रिलाई कर सकते हैं कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं वो कहाँ पे एक्ट करेगी, तो ये रिलायबल तरीका हुआ। मोस्ट हार्मलेस, मोस्ट हार्मलेस के लिए डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि प्राइमम नॉन नेसेसरी कहा है डॉक्टर हिपोक्रेट्स, मतलब हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा है कि हमें कभी भी पेशेंट को हार्म नहीं करना। अगर हम पेशेंट को हमारी मेडिसिन से ही हार्म करेंगे, वो पहले से ही इतना डेबिलिटेटेड है, इतना परेशान है, इतना सफ़र कर रहा है, और हमारी मेडिसिन भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करेंगी, उसको हार्म करेंगी, तो हम क्योर नहीं कर रहे। तो प्राइमम नॉन नेसेसरी मतलब कि होता है फर्स्ट डू नो हार्म। तो ये मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मैंने क्योंकि इसकी पूरी एक डिटेल वीडियो बना रखी है सेकेंड एफोरिज्म की, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। वैसे इसका मतलब एफोरिज्म 2 में हमें हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर के बारे में बताया गया है। तो ये इसका बेसिक था। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एफोरिज्म 3। अब एफोरिज्म 3 में ना हमें बताया गया है कि फिजिशियन को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो इस एफोरिज्म का जो बेसिक वो है कॉन्सेप्ट है, वो है नॉलेज ऑफ फिजिशियन। अब नॉलेज ऑफ फिजिशियन में क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, तो सबसे पहले इफ़ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज़ टू बी क्योर्ड इन डिजीज, दैट इज़ टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज़, जिसे हम नॉलेज ऑफ डिजीज़ कहते हैं। मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ठीक क्या करना है, व्हाट इज़ टू बी क्योर्ड इन द डिजीज़, तो इसको हम बोलते हैं नॉलेज ऑफ डिजीज़ और इंडिकेशन। मतलब कि यही हमेशा हमारी इंडिकेशन होगी टुवर्ड्स द क्योर। हमें इन्हीं चीज़ों को ठीक करना है, मतलब हमें सिम्टम्स को ही देखना है कि क्या सिम्टम्स आए हैं पेशेंट में। इफ़ ही क्लियरली परसीव्स व्हाट इज़ क्योरेटिव इन मेडिसिन, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हमें मेडिसिनल पावर्स, मतलब मटीरिया मेडिका के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी मेडिसिन कैसे क्योर करती हैं। ठीक है, एंड इफ़ ही नोज हाउ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल व्हाट इज़ क्योरेटिव इन मेडिसिन टू व्हाट ही हैज़ discovered to be undoubtedly morbid in the patient so that the recovery must ensue। मतलब अब हमने ये देख लिया कि हमें क्योर क्या करना है, हमने ये देख लिया कि क्योर करने वाली इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि मेडिसिन कौन कौन सी है हमारे पास। अब हमें उन दोनों को आपस में मैच करना है, सिम्टम सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं कि अब हमें मेडिसिन को सेलेक्ट करना है जो कि इन सभी सिम्टम्स को कवर कर रही है जो हमने देखे हैं इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो to adapt it as well in respect to the suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action of the case before him। ठीक है, और फोर्थ नॉलेज क्या होनी चाहिए, चॉइस ऑफ द रेमेडी द मेडिसिन इंडिकेटेड।
अब हमें चॉइस करनी है कि कौन सी मेडिसिन हमें देनी है। सबसे पहला नॉलेज है नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन, दूसरा है नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, तीसरा है हाउ टू चूज द मेडिसिन, और फोर्थ है कि चॉइस ऑफ द रेमेडी हमने कर ली और उसका मोड ऑफ एक्शन हमने पूरा मैच करके एक इंडिकेटेड रेमेडी निकाल ली, ठीक है। एज ऑल्सो इन रिस्पेक्ट टू द एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे उस मेडिसिन को प्रिपेयर करना है, एंड क्वांटिटी कितनी लगेगी, और जो उसका प्रॉपर डोज है वो क्या रहेगा, तो ये हमें देखना है। और पीरियड ऑफ रिपीटिंग द डोज, ये सब की नॉलेज फिजिशियन को होनी चाहिए। इफ फाइनली ही नोज द ऑब्स्टिकल, जो फाइनली वो कह रहे हैं कि ये सब तो पता कर लिया हमने, डिजीज़ पता कर ली कि पेशेंट में डिजीज़ क्या है, हमने उसको मेडिसिन से, अपनी मेडिसिनल नॉलेज से उसके लिए एक मेडिसिन सेलेक्ट कर ली, पर अब हमें ये भी पता होना चाहिए व्हाट आर द ऑब्स्टिकल टू रिकवरी, कौन से वो ऑब्स्टिकल्स हैं जो रिकवरी नहीं होने दे रहे इन ईच केस, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें उसको कैसे रिमूव करना है। यहाँ पे जो बेसिक हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, केसेस के अंदर प्रोग्नोसिस कैसा होगा ये उसके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, जनरल मैनेजमेंट पे। ये ऊपर तो हमने मेडिसिनल मैनेजमेंट की बात की, अब यहाँ पे डॉक्टर हैनेमैन कह रहे हैं जनरल मैनेजमेंट, ऑब्स्टिकल टू रिकवरी इन ईच केस। मतलब कि अगर मान लो आपके पास कोई स्मोकिंग का केस है तो आपको उसे बताना ही पड़ेगा कि आपको स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी, तभी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो जनरल मैनेजमेंट है, अगर कोई किसी को चोट लग गई है तो उसको वुंड को क्लीन और ड्राई रखना पड़ेगा, अगर वो वुंड को क्लीन ड्राई नहीं रखेगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये जो बेसिक मैनेजमेंट है जो कि हिंडर कर सकता है क्योर को, इनको हमें पेशेंट को बताना है, ठीक है। और यह हम कब बता सकते हैं, जब हमें खुद को पता होगा ये, तो ये बताना है, ठीक है। हाउ टू रिमूव दैट सो दैट द रिस्टोरेशन में बी परमानेंट, देन ही अंडरस्टैंड्स हाउ टू ट्रीट जुडिशियसली एंड रेशनली, एंड ही इज़ अ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट। तो आपको याद रखना है, एफोरिज्म 3 में उन्होंने बताया है कि हु इज़ अ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट। तो यहाँ पे वो सिर्फ फिजिशियन की बात कर रहे हैं कि अगर उसके पास ये सारी नॉलेज है ना जो मैंने आपको ऊपर बताई, तभी वो एक ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट है, और तभी उसे जुडिशियसली और रेशनली पेशेंट्स को ठीक करना आता है, ठीक है। तो ये था एफोरिज्म 3, इसमें नॉलेज ऑफ फिजिशियन की बात की गई है। एफोरिज्म 1 में फिजिशियन के मिशन की बात की गई है, एफोरिज्म 2 में द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर की बात की गई है, एंड एफोरिज्म 3 में नॉलेज ऑफ फिजिशियन की बात की गई है, ठीक है। एंड हु इज़ अ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट, इसकी बात की गई है। अब एफोरिज्म 4, तो आपने WHO की साइट पे बहुत बार देखा होगा या बहुत बार सुना होगा, प्रिजर्वेशन इज़ बेटर दैन क्योर, प्रिजर्वेशन इज़ बेटर दैन क्योर। और डॉक्टर हैनेमैन ने इस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि शुरुआत के जो 4 एफोरिज्म लिखे उन्होंने अपने ऑर्गेनॉन में, उसमें उन्होंने प्रिवेंशन की बात 4th एफोरिज्म में ही कर दी कि आपको नॉलेज है, ठीक है, आपने पेशेंट को क्योर किया, ठीक है, आपको ये पता है कि क्योर क्या होता है, ठीक है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रिवेंशन कैसे करना है। अगर आपको प्रिवेंशन करना नहीं आता तो आप प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ नहीं हो, आप एक अच्छे फिजिशियन नहीं हो। मतलब कि हमें वो सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए जो कि प्रिजर्वेशन या प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी हैं। तो ही इज़ लाइक वाइल अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इफ़ ही नोज द थिंग्स दैट डीरेंज हेल्थ एंड कॉज डिजीज। वो तभी एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ है। वैसे तो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ गॉड है, इसीलिए उन्होंने देखो लाइक वाइज लिखा है, क्योंकि वो एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ की तरह है। लाइक वाइज का मतलब तरह होना है ना, मतलब कि प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ तो गॉड है, गॉड ही किसी की हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं, बट ही इज़ लाइक वाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। अगर उसे पता होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डीरेंज कर रही हैं हेल्थ को और कॉज कर रही हैं डिजीज़, और उनको हमें कैसे हटाना है, टू रिमूव दैम फ्रॉम द पर्सन्स इन हेल्थ। सो दिस वॉज अबाउट एफोरिज्म 4। इसमें हमें प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ के बारे में बताया गया है कि हु फिजिशियन इज लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इफ ही नोज द थिंग्स दैट डीरेंज हेल्थ एंड कॉज डिजीज एंड हाउ टू रिमूव दैम फ्रॉम पर्सन्स इन हेल्थ, ठीक है। तो ये था एफोरिज्म 4। नाउ कमिंग टू एफोरिज्म 5। अब एफोरिज्म 5 में बात की गई है कॉज ऑफ एक्यूट, क्रॉनिक और स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़ की, ठीक है। एक्साइटिंग कॉज, मेंटेनिंग कॉज की बात सबसे पहले एफोरिज्म 5 में की गई है, तो हमें देखना है। तो आपको देखना होगा, यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज, ठीक है। अब देखो इसमें भी ना, इस एफोरिज्म में भी पार्ट्स हैं
जैसे ये जो एक्साइटिंग कॉज की बात कर रही हैं, हम एक्यूट डिजीज़ की बात कर रहे हैं, ऑफ द एक्यूट डिजीज़, देखो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है एज ऑल्सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इन द होल हिस्ट्री ऑफ अ क्रॉनिक डिजीज। फिर हमें क्रॉनिक डिजीज में मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को देखना उसकी पूरी हिस्ट्री में, जिससे कि हम फंडामेंटल कॉज, मतलब एक्यूट डिजीज के लिए एक्साइटिंग कॉज होता है, क्रॉनिक डिजीज के लिए फंडामेंटल कॉज होता है, ठीक है। और फंडामेंटल कॉज आर जनरली व्हाट आर द फंडामेंटल कॉज ऑफ डिजीज। तो आपने अगर थोड़ा भी मैज़म या ऑर्गेनॉन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मैज़म्स आर द फंडामेंटल कॉज ऑफ डिजीज, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, दीज आर द फंडामेंटल कॉज ऑफ डिजीज। और उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सोरा है, क्योंकि सोरा सबसे ज़्यादा बीमारियां कॉज करता है, अराउंड 2/3 ऑफ द इलनेसेस आर कॉज्ड बाय सोरा, ठीक है। इन दीज इन्वेस्टिगेशंस द ascertainable फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट स्पेशली व्हेन द डिजीज इज क्रॉनिक। तो देखो एक्यूट केस में हमें क्या देखना है, एक्साइटिंग कॉज, क्रॉनिक केस में हमें फंडामेंटल कॉज, और साथ में क्या देखना है, एसर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखना है पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, हिज मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, मतलब कि यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि हमें उसके मेंटल्स लेने हैं, वो सोचता कैसा है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, रहते कहाँ पे हैं, क्या आदतें हैं, कहीं कोई एडिक्शन तो नहीं है, सोशल रिलेशंस कैसे हैं, डोमेस्टिक रिलेशंस कैसे हैं, मतलब पूरी केस टेकिंग में जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं ना मेंटल जनरल्स निकालने के लिए, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे उन्होंने बता दिए। उनकी एज क्या है, क्योंकि कुछ बीमारियाँ सिर्फ एज के साथ आती हैं, सेक्सुअल फंक्शन कैसा है, उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। तो ये सारे पॉइंट्स हमें क्रॉनिक केस में कंसिडर करने हैं। तो ये डॉक्टर हैंडमैन ने यहाँ पे बताया है, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि एक्यूट केस में बीमारी कैसे हुई तो आपको एक्साइटिंग कॉज देखना है, और क्रॉनिक केस में कैसे हुआ तो फंडामेंटल कॉज या मैज़म देखना है, और उसकी केस टेकिंग में हमें ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा, उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग, हैबिट्स, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन, एज और सेक्सुअल फंक्शन, ठीक है। अब देखो आप पूछोगे कि एक्साइटिंग कॉज सिर्फ एक्यूट डिजीज ही क्यों कॉज कर सकता है, क्रॉनिक डिजीज क्यों नहीं कॉज कर सकता। तो इसका जो आंसर है ये एफोरिज्म 206 के फुटनोट में दे रखा है, वाई एक्साइटिंग कॉज कैन नॉट इग्नाइट क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट टाइम जो केस टेकिंग है वो डॉक्टर हैंडमैन ने एफोरिज्म 5 में बताई है, और आपको ये अच्छे से याद रखना है कि एफोरिज्म 5 में क्या बताया। एक बार मैं 206 के फुटनोट में आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे क्या लिखा है। सो हियर वी आर, देखो, in investigations of this nature we must not allow ourselves to be deceived by the assertion of the patients or their friends who frequently assign as the cause of chronic, even of the severest and most inveterate disease, either a cold caught, a thorough wetting, drinking cold water। देखो इसमें मैंने तो पढ़ रखा है तो मैं आपको सीधे इसका मतलब बता देता हूँ कि डॉक्टर हैंडमैन ने इस फुटनोट में समझाया है कि कई पेशेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि जब मैं खट्टा खा लेता हूँ तो मेरे घुटनों में दर्द होने लगता है, और हम देखते हैं तो उनका रूमेटिक मतलब जो फैक्टर है आर फैक्टर वो बढ़ा हुआ होता है या फिर वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके अलावा उनके बहुत डीप पैथोलॉजी होती है और वो बताते हैं कि मैं ठंडा पानी पीता हूँ ना इसलिए मेरे को ये दिक्कत हो जाती है। तो इन दो बातों का देखो बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है। ये छोटे छोटे एक्साइटिंग कॉजेज कभी भी इतनी बड़ी बीमारी को जन्म नहीं दे सकते, ठीक है। तो बड़ी बीमारी के लिए फंडामेंटल कॉज मतलब जो मैथमेटिक कॉज है उसका होना जरूरी है, और उसके लिए हमें पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया है कि क्यों जो ये छोटे छोटे एक्साइटिंग कॉजेज हैं ये एक क्रॉनिक डिजीज़ को जन्म नहीं दे सकते, इसके लिए एक फंडामेंटल क्रॉनिक मैज़म का होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ हेयर, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये था एफोरिज्म नंबर 5। अभी थोड़ा सा और टाइम है तो एफोरिज्म 6 भी एक बार देख लेते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको 7 से 14 तक करा दूंगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। द अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। अब इसमें ना ये था 5th तक हमने केस टेकिंग भी कर ली, अब 6th में अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर दे रखा है कि अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर कौन होता है। ये 98 और 83 में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया है। पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ के बारे में दे रखा है और सिम्टोमेटोलॉजी के बारे में दे रखा है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो 6th एफोरिज्म में दे रखी हैं, ठीक है। अब अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर कौन होता है, तो ऐसा पर्सन जिसमें साउंड सेंसेस होते हैं वही अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर होता है, और कोई भी उस पर पहले से प्री कंसेप्शन नहीं होना चाहिए, तभी वो पूरी फुल पिक्चर को देख पाएगा।
तो अनप्रेजुडाइज्ड जो ऑब्जर्वर होता है उसे पता होता है कि जो भी ट्रांसेंडेंटल स्पेकुलेशंस होती हैं कि ये बीमारी ऐसे हो रही है, वैसे हो रही है, इसका कॉज ये है, इसके अंदर ये कीटाणु घुस गया है या ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है, ये सब जो हैं ये सिर्फ स्पेकुलेशंस है। चाहे वो फिजिशियन कितना ही ज़्यादा ग्रेट हो, वो अगर इन चीज़ों पे फोकस कर रहा है कि बीमारी का प्रॉक्सिमल कॉज क्या है, कौन सा बैक्टीरिया घुसा, कौन किस जगह पे जाके वो क्या कर रहा है, कैसे डैमेज कर रहा है, ये बेसिकली ये सब एंड स्टेज की पैथोलॉजी है। ये हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे लिए काम के क्या है, सिम्टम्स। इसमें उन्होंने बताया बी हीज पावर ऑफ पेनिट्रेशन एवर सो ग्रेट। पेनिट्रेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर देख लेने की कैपेसिटी। अगर बॉडी के अंदर देख लेने की भी कैपेसिटी बहुत ग्रेट है, तब भी आप नहीं समझ सकते कि जो डिजीज़ है उसका कॉज क्या होता है। अगर आपको डिजीज़ के कॉज को समझना है, अगर आपको डिजीज़ को समझना है, तो आपको हमेशा ही वो देखना पड़ेगा, वो जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी हेल्थ में, उसकी बॉडी में, वो जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको देखना पड़ेगा। मॉर्बिड फिनोमेना बोला है उनको, एक्सीडेंट्स बोला है या सिम्टम्स बोला है। और ये वही सिम्टम्स है जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, इनको सेंसेस के थ्रू परसीव किया जा सकता है। और जो भी डेविएशंस हुए हैं फॉर्मर हेल्दी स्टेट से और नए डिजीज इंडिविजुअल्स में, मतलब कि देखो अभी इंडिविजुअल डिजीज है बट कभी तो हेल्दी होगा, तो हमें यही पूछना है कि जब आप परफेक्टली हेल्दी थे तब आपकी हैबिट्स क्या थी और अभी क्या चेंज आया है। तो उन सब से ही हम डिजीज़ को क्योर कर पाएंगे। अब जो ये फिजिशियन होता है जो इन सब चीज़ों को फोकस करता है वही ठीक से समझ सकता है, वही अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर होता है। तो हमें ये नहीं देखना कि कौन सा बैक्टीरिया घुसा, उसने बॉडी के कौन से पार्ट को कितना ज़्यादा डैमेज किया। ये हमारे लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बट क्योर करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योर करने के लिए आपको सिम्टम्स, आपको डेविएशंस फ्रॉम द फॉर्मर हेल्दी स्टेट देखने हैं जिनकी वजह से पैथोलॉजी इतनी एडवांस हो गई। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेंगे? तो दीज आर द सिम्टम्स, वो जो कि या तो पेशेंट फील करेगा या फिर जो उसके आसपास के लोग हैं वो हमें बताएंगे या फिर फिजिशियन ऑब्जर्व करेगा। तो आपको याद रखना है केस टेकिंग में हमारे पास 3 तरीके से इनपुट आता है। पहला इनपुट जो पेशेंट देगा, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा जो उसके लोग, जैसे पेशेंट सोते हुए कुछ बोलता तो नहीं है, पेशेंट सोता है तो कौन सी करवट में सोता है, सोते हुए कुछ एक्टिविटी तो नहीं करता। या फिर अगर पेशेंट साइकेट्रिक है तो वो तो खुद अपने सिम्टम्स बता नहीं पाएगा, तो उसके जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें उसके सिम्टम्स बताएंगे। या फिजिशियन खुद ऑब्जर्व करेगा, जैसे मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है पेशेंट्स जब चेयर पे बैठे होते हैं तो वो अपनी पैर हिलाते रहते हैं। तो फिजिटी फीट, हमारी बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिंकम, मेटमेटोराइनम, जिनमें फिजिटी फीट होते हैं, तो आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो। और डॉक्टर हैनमैन ने कहा है कि ये सारे जो परसेप्टिबल साइंस है यही डिजीज को उसके होल एक्सटेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। और दीज ओनली फॉर्म द ट्रू एंड ओनली कंसीवेबल पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज, मतलब कि ये जो डेविएशंस है फ्रॉम द फॉर्मर हेल्दी स्टेट, यही ट्रू एंड ओनली कंसीवेबल पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाती हैं। ठीक है, अब एफोरिज्म 5 से 8 में जैसे मैंने आपको बताया था कि एफोरिज्म 1 to 4 में क्या दे रखा है, रिगार्डिंग द फिजिशियन दे रखा है। एफोरिज्म 5 to 8 में हमें केस टेकिंग के बारे में बताया गया है। तो आपको याद रखना है केस टेकिंग के बारे में एफोरिज्म 5 to 8 में बताया गया है। अब I know not therefore it was possible for physician at the sick bed to allow themselves to suppose that without most carefully। अब इसमें वो वही बात कर रहे हैं कि जो फिजिशियन होते हैं जो सिक बेड पे होते हैं वो क्या करते रहते हैं, वो ढूंढते रहते हैं इन द हिडन एंटीरियर एंड अननोन एंटीरियर कि बीमारी का कॉज क्या है, वो बाहर ही ढूंढते रहते हैं। मतलब हमेशा जो आप देखोगे माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये वाले कॉज ढूंढ रहे हैं, वो वाले कॉज ढूंढ, जबकि जो सारे ही कॉजेज़ हैं, सारे ही कॉजेज़, जो बॉडी है वो इतनी इंटेलिजेंट है, वो सिम्टम्स बिल्कुल बाहर आपको प्रेजेंट कर रही है, आपको दिखा रही है कि बॉडी में एग्जैक्टली दिक्कत हो क्या रही है। एंड उसको छोड़ के हम इन द इनविजिबल इंटीरियर ऑफ द मैन उसमें जा रहे हैं, उसमें ढूंढ रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा एक गलत चीज़ है कि आप जो सिम्टम सामने प्रेजेंट है उनको इग्नोर करके इन द इंटीरियर ढूंढ रहे हो कि एग्जैक्टली पैथोलॉजी हो कहाँ पे रही है। नहीं, जो सिम्टम्स हमें बाहर दिख रहे हैं दोज आर द ओनली सिम्टम जो ट्रू पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज कॉज करते हैं। फॉर्मर डेविएशन फ्रॉम हेल्दी स्टेट आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें अगर पेशेंट पहले कुछ खाता था, जैसे किसी को पहले बहुत ज़्यादा दही पसंद थी, कर्ड बहुत पसंद थी,
और अब बिल्कुल भी नहीं पसंद जब से वो बीमार पड़ा है। तो इन दो बातों में ना बहुत डीप रिलेशन है, बहुत ही डीप रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट जो है वो खुद एक सिम्टम दिखा रहा है, एक आपको मॉर्बिड स्टेट दिखा रहा है। किसी को कोई बीमार जब से हुआ है, बहुत ज़्यादा हाथ धोने की आदत लग गई है, तो ये उसके चेंज, फॉर्मर हेल्दी स्टेट से जो चेंज आया है वो हमें दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको छोड़ के अगर आप ये ढूंढ रहे हो कि उसकी बॉडी में माइक्रोस्कोप डालो, उसकी बॉडी में लेप्रोस्कोप डालो और पूरा देखो कि क्या चीज़ है, क्या दिक्कत है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है। तो जो भी बॉडी को ट्रीट करवाना है, मतलब कि हमारी बॉडी हमसे जो भी एड चाह रही है, फिजिशियन से जो भी एड चाह रही है पेशेंट की बॉडी, वो उसे शो करेगी सीधे सिम्टम्स की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि दे ऑट टू सीक एंड कुड डिस्कवर ओनली इन द हिडन एंड अननोन इंटीरियर व्हाट देयर वाज टू बी क्योर्ड इन द डिजीज़। और एरोगेंटली और ल्यूडिक्रसली वो प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने बहुत ढूंढ लिया, और वो कभी भी उन सिम्टम्स को अटेंशन नहीं देते जो बिल्कुल सामने हैं, वो कभी भी उन ऑल्ट्रेशंस को नहीं ढूंढते जो डिस्कवर द ऑल्ट्रेशन दैट हैड अकर्ड इन द एंड सेट इट टू द राइट्स विद अननोन। और देखो वो हमेशा उन ऑल्ट्रेशंस को ढूंढते हैं जो अंदर हुई हैं, ठीक है, इन द इनविजिबल एंटीरियर, और उन्हें भी अननोन मेडिसिन। अननोन मेडिसिन क्यों कहा गया है यहाँ पे? अननोन इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आप बहुत सारी मेडिसिन का मिक्सचर दोगे, आपने बाहर अगर एनिमल्स पे भी प्रूव की हुई मेडिसिन है आपके पास, सिंगल सिंपल कोई मेडिसिन है, उसे आपने एनिमल पे प्रूव किया है, बट आपने 5 मेडिसिन एक साथ दे दी, ठीक है। जो मैं एलोपैथिक हीलिंग आर्ट की बात बता रहा हूँ आपको, वैसे तो हीलिंग आर्ट भी नहीं कहूँगा, बट एलोपैथी की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने 5 मेडिसिन एक साथ दे दी। अब 5 मेडिसिन एक साथ दे दी तो हमें ये तो पता था बाहर से कि एक सिंगल मेडिसिन क्या एक्ट करती है, बट अंदर जाके वो केमिकल कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके बॉडी को किस तरीके से हार्म करेंगे, किस तरीके से उनके साइड इफेक्ट्स होंगे दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी पे। वैसे भी किसी की भी ह्यूमन प्रूविंग हुई नहीं है, किसी पे हमें पता ही नहीं है कि हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे क्या इफेक्ट कर सकती है मेडिसिन, सो हम कैसे दे सकते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर हैनेमन ने यहाँ पे अननोन मेडिसिन की बात कही है, एंड दैट सच अ प्रोसीजर एज दिस कुड अलोन बी कॉल्ड रेडिकल एंड रेशनल ट्रीटमेंट। और ऐसे प्रोसीजर को वो लोग रेडिकल और रेशनल ट्रीटमेंट का बात करते हैं और कहते हैं इज नॉट देन दैट विच इज कॉग्निजेबल बाय द सेंसेस इन डिजीज थ्रू द फिनोमेना इट डिस्प्लेस the disease itself in the eyes of the physician since he never can see the spiritual being that produces the disease। डॉक्टर हैनेमन ने कहा है कि हम कभी भी देख ही नहीं सकते कि डिजीज प्रोड्यूस कौन कर रहा है, वी कैन नेवर सी द स्पिरिचुअल बीइंग दैट प्रोड्यूस द डिजीज, क्योंकि हमारा वाइटल फोर्स ही होता है जिसकी डीरेंजमेंट की वजह से डिजीज होती है। नॉर इज इट नेसेसरी दैट ही शुड सी इट, और ये नेसेसरी भी नहीं है कि हम देखें। डॉक्टर हैनेमन ने यहाँ पे इसकी नेसेसिटी को भी कह दिया है कि it is not necessary that he should see it, but only that he should ascertain this morbid actions in order that he may thereby be enabled to cure the disease. What else will the old school search for in the hidden interior of। अब वो कह रहे हैं कि क्या ढूंढ रहे हो भाई, जब बिल्कुल सिम्टम्स बाहर दिख रहे हैं, बॉडी दिखा रही है कि डिरेंजमेंट हुआ क्या है, तो आप क्या ढूंढ रहे हो इन द हिडन इंटीरियर ऑफ द मैन। A prima causa morbi, while they reject as an object of cure and contemptuously despise the sensible and manifest representation, the symptoms so plainly address themselves to us। मतलब जो सिम्टम्स बिल्कुल क्लियर दिख रहे हो उनको इग्नोर करके अंदर क्या ढूंढ रहे हो। What else do they wish to cure in disease but these। मतलब अगर इन सिम्टम्स, इन डीरेंजमेंट को अगर हम ठीक कर दें तो बचेगा क्या डिजीज़ में क्योर करने को। तो आई थिंक ये अफोरिज्म कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, इसका फुटनोट बहुत ही अच्छा फुटनोट है। आप समझोगे अगर इसे तो आपको जो होम्योपैथी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी। और इसके अंदर उन्होंने बिल्कुल साफ बात कही है, अगर आप कभी भी ऑब्जर्व करना आज से भी शुरू करोगे ना कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली पेशेंट्स के साथ, हो क्या रहा है, तो आपको समझ आ जाएगा। आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन देख लेना टिल द डेट, अभी तक भी कोई भी प्रिस्क्रिप्शन देख लेना मॉडर्न स्कूल की, दे आर ऑलवेज बिजी इन फाइंडिंग कि इंटीरियर में चल क्या रहा है, बॉडी के इंटीरियर में चल क्या रहा है। वो कभी भी सिम्टम्स पे फोकस कर ही नहीं रहे कि बाहर सिम्टम्स आ क्या रहे हैं, बॉडी हमें शो क्या कर रहे हैं। हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि जो उसे ट्रीट करवाना है, जो उसे डीरेंजमेंट सही करना है, वो उसे बाहर ही शो कर देगी। और उसको छोड़ के अगर हम इनविजिबल इंटीरियर ऑफ द मैन के अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं, दैट इज़ आवर फुलिशनेस।
तो इसीलिए आपको एज अ होम्योपैथ, एज अ फिजिशियन, हमेशा जो सिम्टम्स बाहर दिख रहे हैं उन पे फोकस करना है, जो डीरेंजमेंट्स फ्रॉम द फॉर्मर हेल्दी स्टेट ऑफ मैन उन पे फोकस करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एफोरिज्म 6। अब इसके नीचे ना एक सब फुट नोट भी दे रखा है, ठीक है। तो ये मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसको डॉक्टर हैंडमैन ने हटा भी दिया था इन द 6th एडिशन। वैसे इसके अंदर भी वही है कि अंदर क्या ढूंढ रहे हो, जबकि जो सिम्टम्स हैं दे आर द श्योर गाइड टू द ट्रीटमेंट, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं दे आर पजेस अ श्योर गाइड एंड इफ ही सक्सीड इन रिमूविंग द होल ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, और अगर कोई भी फिजिशियन ऐसा है जो इन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हटा देता है देन ही वुड बी एबल टू क्योर द डिजीज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एफोरिज्म 6। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं वरना बहुत लंबी हो जाएगी। अगले वीडियो में एफोरिज्म 7 से आई थिंक 10, 11, 12 तक कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।